तो चलिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं। आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा और बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और ये बुक आपका इसके बाद जो है पॉलिटी ज्योग्राफी सब चलेगा, टेंशन नहीं लेना है इतनी। ये जो एक एक घंटा का जो क्लास रहता है आपके लिए बेस्ट रहता है और एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आराम से देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हैं, किताब सामने रख कर पढ़िएगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है यहाँ आपका जो यहाँ तक हो चुका था, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। तो बिना वर्षा के अच्छी होने वाली खेती, मतलब अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। समाज में प्रचलित वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूप जीवा कहलाती थी और इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां जो है प्रायः घर के अंदर रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनुष्कासिनी कहा और कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा व हवाई पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का योगदान था। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास थे, किंतु मेगा अस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। तो यहाँ नोट में दिया हुआ है कि अशोक की संतुष्टिकरण नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण माना जाता है। ये बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ बनता है। इसकी हत्या जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं। उसके बाद मगध पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग का राज्य चलता स्थापना होती है और 185 ईसा पूर्व जो कर दी गई और मगध पर शुंग वंश की फिर नींव रहती है। ठीक है, तो यहाँ बात मौर्योत्तर काल की करते हैं। तो शुंग वंश ये सब है, जैसे कि अब यहाँ से शुंग वंश आता है आपका, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो क्या है, शुंग वंश है, फिर कर्ण वंश पढ़ना है, सातवाहन बनना है, इंडो ग्रीक पढ़ना है, शंक वंश, कुषाण वंश, संगम वंश, यही सब आपको जो है यहाँ चलिए पढ़ना। और संगम वंश में चेर, चोल और पांड्य जो है आ जाएंगे। तो ये भी प्रश्न बहुत आते हैं यहाँ से। तो शुरुआत चलिए शुंग वंश से करते हैं। तो शुंग वंश की यहाँ बात करें, जैसे कि मृत्यु जो हुआ था बृहदर्थ को कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ही इसकी स्थापना किए होंगे। इसके जो है तो बात है कि यहाँ शुंग वंश की जो है शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा और शुंग वंश की स्थापना 183 ईसा पूर्व में हुई। बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण किया और बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुक्कुटराम विहार को तोड़ने का कई प्रकार का जो है कई बार प्रयास किया था। तो दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। क्या बात है, पुष्यमित्र शुंग ने ये करवाया था। और बात करें कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कि कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ इनके पूर्वजों मौर्य की सेवा में थे सेनापति के रूप में। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य व अयोध्या लेख से होती है। पतंजलि का अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया। यह जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तकें आते हैं, बात करते हैं योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य, महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पट्टिका है और अष्टांग ये सब है। अग्निमित्र की यहाँ बात करें तो इसने विदिशा की राजधानी बताया और कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का उल्लेख है। भाग भद्र में है कि शुंग वंश का 9वां शासक था ये और इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल के दास का दूत हेलियोडोरस आया था और इसके भगवत धर्म के स्वीकार किया था। और हेलियोडोरस ने विदिशा के वेश नगर में गरुड़ स्तंभ भी स्थापित किए थे। देवभूति के चलिए बात करते हैं। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक है और इस समय शुंग वंश की राजधानी जो है विदिशा थी और सांची स्तूप का विस्तार भी इनके समय में हुआ। इसकी हत्या जो 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र कण्व जो है कण्व वंश के हैं वो ने कर दी और कण्व वंश के अंतिम शासक फिर सुशर्मा बनते हैं। तो वासुदेव जो है कण्व वंश के स्थापना करते हैं। तो पूछ देता है कि किसने की कण्व वंश के, तो स्थापना आपका वासुदेव किए थे।
तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मैं इस पर। बस कौन है वसुमित्र के संस्थापक कौन है? कण्वंश के वासुदेव। और अंतिम कौन है? तो सुशर्मा। सुशर्मा है। और भरहुत का स्तूप शुंग कालीन राजवंश की स्थापना कला का सुंदर का उदाहरण है। चलिए सातवाहन में आते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न आपके आएंगे और ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। यहीं से प्रश्न जो है आते हैं। तो सातवाहन में आते हैं। तो मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहन राज्य है। मौर्य सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था 30 ईस्वी पूर्व। और सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक जो था सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करते थे। इसका स्थापना करने वाला सिमुक है। यह एक मातृसत्तात्मक समाज है क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का नाम होता है। जैसे कि आप बताए थे आपको कि सातवाहनों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। तो पूछ लेगा सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान है, लेकिन इसमें भी कई भाग बटे हुए हैं। तो आगे दिखाते हैं। पुराणों में सातवाहन शासकों की आरंभिक राजधानी अमरावती जो अब आंध्र प्रदेश जो है ना वहाँ है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है सतकर्णी की। तो सतकर्णी वन इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था जिसने, और इसकी जानकारी जो है आपको नागनिका नानाघाट अभिलेख में मिलती है। और गाथा सप्तशती की रचना जो है सातवाहन नरेश हाल ने की थी। बात है सातवाहनों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ़ रचना वृहत कथा भी है। और सातवाहनों का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। यहाँ गौतमी मातृसत्तात्मक ये बोले तो यहाँ नाम हो गया आपका गौतमी, मम्मी का नाम आ गया पहले थे। और नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा गया है। यह वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए एवं शीशे का आयात रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्के जो है का प्रयोग हुआ। और ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों ने अमरावती आर्थिक स्तंभ मंच व नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों, अजंता एलोरा की गुफाओं व काले के चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति व इनके शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा है। यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध राजा जिसके सिक्कों पर जहाज के चित्र थे। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना में संस्कृत तथा लोक भाषाओं को अपनाया। और सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश ने राज स्थापित किया। तो चलिए बाहर आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा स्कूल ये सब है इसीलिए, लेकिन इसका टेंशन नहीं लेना। बच्चों को तो चुप नहीं करा सकते हैं, बस आप मेरी आवाज़ को ध्यान दें। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारियों में भारत में आगमन। तो इस पर अब चलिए देखते हैं इंडो गिर की यहाँ बात चलिए देखते हैं। तो बस इसके बाद आपका जो आएगा यहाँ से इतिहास ये भी आता है, ऐसा नहीं इस समय प्रश्न आते हैं सारे में आएंगे। और इसके बाद जो MCQ करवाएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको 2-3 बार रिपीट जरूर करिएगा। यदि आप इसको पढ़ चुके हैं तो जितना मॉक लगाना है सुनिए भी काफ़ी है, लगाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन भी सकते हैं। तो चलिए इंडो गिर विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने वाला क्रम है। पहले हिंद आया, ईरानी आया, शक आया, पल्लव, कुषाण। बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। यूनानी वंश की 2 शाखाएँ थीं, यूथेमेडस, यूक्रेटाइडस, और वही 2 गो है। और यूथेमेडस जो है प्राचीन शाखा के संस्थापक थे, डेमेट्रियस थे। और इसकी राजधानी साकल या सलाइकोट था। और डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडोमिया नामक नगर बसाया। और मिलिंद पनो ग्रंथ में जो है मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का संकलन है। यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशियाई का संरक्षण कहा गया। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र व तिथि लेखन यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गंधार शैली का रूप लिया। हिंद यवन शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिषी शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। भारतीय नाट्य कला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता है। यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा। और पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि न्याय संबंधी सुधारों से मिली। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो
ने शीशे के सिक्के जारी किए और गोयोक्लिज शासक ने सिक्कों पर संकर्षण व वासुदेव की आकृति अंकित थी। हल्बी इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा माना गया है। चलिए यहाँ शक की बात करते हैं। तो शक जो है यहाँ भारत में यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से चारागाह की खोज में भारत आए थे और भारतीय साहित्य ने इसे सिथियन व चीनी साहित्य में शकों को शैवांग या सई कहा गया है। और डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों पर 58 ईसा पूर्व में हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों ने भारत में सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन संस्कृत प्रेमी था और चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जिस पर काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने मिले। इस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय की मरम्मत का कार्य रुद्रदामन ने करवाया। भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान था। विक्रम वर्षक संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। हाँ, ये तो बताए थे, शुरू में हो चुका था इस पर। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ और शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की तिथि 22 मार्च या 21 मार्च के तदनुरूप है। तो दोनों का अंतर जो होता है पूछता है तो वह है 135 वर्ष का। यहाँ कुषाण वंश में आ गए हैं और यहाँ नोट बता दें कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात जो है 1:35 है। ठीक है। कुषाण वंश में क्या चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से थे और भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कडाफिसेस जो है किए थे। तो ये आपको जो है ध्यान देना है कि कुषाण वंश की स्थापना संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडाफिसेस और 15 ईस्वी में किए और इसके बाद जो है विम कडाफिसेस जो है शिव भक्त राजा बना और एवं सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा व तांबे के सिक्के चलाए। यह शिव का अनुयायी था। इसने सिक्कों पर त्रिशूल नंदी डमरू के चित्र भी मिले हैं। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। पूछ लेगा कनिष्क किस वंश से था, तो कुषाण वंश से वो था, लेकिन स्थापना नहीं किया था, लेकिन प्रतापी शासक था और सबसे महान कनिष्क था, जिसका 78 ईस्वी में जो है शक संवत आरंभ होता है, राज्याभिषेक हुआ। इसकी राजधानी फिर पुरुषपुर जो पेशावर है अभी, तो पुरुषपुर वह दूसरी राजधानी मथुरा है। और कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर आक्रमण किया गया है, तो वहाँ कनिष्कपुर शहर बताया गया है। तो कलहन की राजतरंगिणी जो है उसमें पूछ देता है कि किस राज्य के बारे में चर्चा है, तो कश्मीर के। कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान होती से युद्ध किया और प्रथम प्रयास से सेनापति पांचाओ से पराजित हुआ था, उसे हराया था। और वही बात करें कि कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और चौथी बौद्ध संगीति इनके समय में कुंडल वन में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इनके सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए और जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। इनके दरबारी महान दार्शनिक राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार की रचना की। इसे भारत का कांट मिल्टन वॉल्टेयर कहा जाता है। वही बात करें कि द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किया। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। कनिष्क के रावातक अभिलेख अफगानिस्तान में जो है ये कुंडिना उज्जैन साकेत कौशाम्बी पाटलिपुत्र श्री चंपा नगरों का उल्लेख है, परंतु श्रावस्ती का नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक व अरिकामेडू से स्पष्ट है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी व लाल सागर के जलमार्ग से होता था। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागा अर्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागा अर्जुन के माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागा अर्जुन एक दार्शनिक व शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क का राजवैद्य चरक
आयुर्वेद का जनक कहा गया है, जिन्हें चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। और उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जबकि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश की रचना वसुमित्र ने की। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोल शास्त्री भास्कराचार्य हैं। और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। हुविष्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव सब मतानुयायी था। और इसको याद करना हो तो दोबारा रिवीजन जरूर करेंगे। एक बुक भी ले लीजिएगा तो और सही रहेगा। बुक से भी पढ़ी एक बार देखिए वीडियो, फिर बुक से पढ़िए और याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बात करें, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की और वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ कनिष्क तृतीय, हुविष्क आदि कुषाण वंश के ही शासक थे। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। तो ये जो है पूछ लेता है, कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। इसको थोड़ा कम कर दें ताकि आराम हो सके। और दोस्तों थोड़ा ये धुंधला कुछ लाइन है, PDF बनाने में हो गई है, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया। इस समय वास्तुकला में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला में हुआ। तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार कला में हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। और इस कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। तो तक्षशिला कहाँ है बताइएगा? अफगानिस्तान का बमियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। और कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुई। अब बात करें नोट की, भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। चलिए, अब भारत में गंधार शैली कुषाण ने शुरू की। इसे इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय परंतु कला शैली यूनानी व रोमन थी। इस मतलब ये यहाँ बोल रहा है कि गंधार कला जो है ये भारतीय थी, लेकिन कला शैली यूनानी व रोमन थी। कला में हरित अस्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए होता था। उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए, परंतु नियमित व प्रचलन में लाने का श्रेय कुषाणों का होता है। अब बात करें गुप्त साम्राज्य की, यहाँ बात करें जो 2240 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी है। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन कर रहा है गुप्त साम्राज्य का। तो चलिए जानते हैं श्रीगुप्त ईसा के बारे में, पढ़ते हैं क्या है आगे कहानी। लेकिन यहाँ बार बार ईसा पूर्व बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपको ईसा पूर्व कर देते हैं, इसीलिए तो ईस्वी है, ध्यान दें आप। 240 ईस्वी और 550 ईस्वी यहाँ शुरू आपका हुआ है। तो शुरू है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से 3री शताब्दी में भारत में 3 नए राजवंश मध्य प्रदेश के पश्चिम में नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। तो भारतीय इतिहास में आठविक वनों की अधिकता व वन साम्राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश व पूर्वोत्तर व उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है, यह गुप्त वंश के पास था। गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। थोड़ा इसको जूम कर दें यहाँ तक ताकि आप लोग आराम से देखें। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनैतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त हैं, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। इसने महाराज की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराज उसमें सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इसिंग के अनुसार
श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच कच था और जो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक का है घटोत्कच का शासनकाल। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो आता है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक ये रहा और इसने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ही है। लेकिन स्थापना श्रीगुप्त के किए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, संस्थापक हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक ऐसे बोला गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने महाराज धीराज की उपाधि जो है धारण की थी, लेकिन महाराज की उपाधि धारण की श्रीगुप्त ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने, लेकिन महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। और वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो विवाह किए और नए संवत 319 से 320 में गुप्त संवत चलाया। इसने सर्वप्रथम चांदी के मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए और विवाह प्रकार के सिक्के व श्री सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त की यहाँ बात करते हैं कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक की शासनकाल है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बना। यह सबसे महान साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत में प्रशयोद्धकरण की नीति अपनाते हुए 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के भी 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया। इस नीति को ग्रहणोमोक्षानुग्रह कहा गया है। इसने श्रीलंका सहित विदेशी शक्तियों को पराजित किया, वह उनसे भी कर वसूला। तो इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। बात करें कि समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ व विद्या संरक्षक था। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र चित्रित किया तथा कविराज व परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने सिक्कों का प्रचलन किया जिसमें अश्वमेघ यज्ञ को जानकारी, वीणा वादक, व्याघ्र निहंता, गरुड़, परशु, राजा रानी व योद्धियों प्रमुख थे। यहाँ हरिश्चंद्र बात करें जो समुद्रगुप्त का दरबारी हैं। हरिश्चंद्र ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति भाषा संस्कृत की रचना की। यह अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस बार मुगल शासक जहांगीर को राज्याभिषेक का उल्लेख है। बीरबल के लेख व कौशल के शासक महेंद्र का उल्लेख है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, किंतु बौद्ध भिक्षु व सुबंधु का संरक्षण दिया। इसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। तो आजकल जो बोध गया ये नाम ही है और आज ये बिहार में बोध गया क्या हो गया, गया जी इनका नाम हो गया है, जी लगाना पड़ रहा है। और अभी मोदी जी भी आए थे तो कुछ 1300 करोड़ जो है लागत लगाए हैं मेट्रो बनाने का, कुछ काम हो रहा है। अब गया नहीं रहने वाला है। तो बात है यूँ ही कि यहाँ बोला जा रहा है कि बोध गया जो है बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किसने? तो श्रीलंका के एक शासक था मेघवर्मन ने। तो इसने जो है यही अनुमति मांगी थी कि बौद्ध मंदिर बनना चाहिए, तो बना था। रामगुप्त के समय शक शासक रुद्रसिंह तृतीय ने आक्रमण किया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की। तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा। वह स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्रसिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की। वह ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की भी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया। यह जानकारी विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच की बात है। तो इस शासन का रहा चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय और उसने 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करते हुए 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया। अब विक्रमादित्य की उपाधि अन्य उपाधि जो हैं देवगुप्त हैं, देवराज हैं, देवश्री, विक्रमांक है और परम भागवत श्री धारणा की। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं का वजन सामान्यतः 3 से 33 ग्रेन था और चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया।
था और गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा। वही बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान स्थल मार्ग से भारत आया तथा जात मार्ग से जो है, एक मिनट यहाँ कटा हुआ है, जात का सॉरी यहाँ जल होगा, ये गलत बोल दिए, जल मार्ग से जो है लौट गया था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में कहा कि कर्मचारी वेतनभोगी हैं और किसान राजा की भूमि जोतते हैं वह, और लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो चंद्रगुप्त के नौ रत्न के बारे में चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। ये भी पूछ लेता है, याद आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नौ रत्न जी के बारे में, नौ रत्न से बहुत प्रश्न आ जाते हैं। तो नवरत्न कौन कौन है, पूछ देगा कि इनमें से नवरत्न कौन नहीं है। तो लेकिन कौन कौन है, कालिदास महाकवि के रूप में है, अमर सिंह कोशाकार हैं, घट कपिश ये कूटनीतिक हैं, धन्वंतरी महान चिकित्सक हैं, वारामिहिर ज्योतिषी हैं, ठीक है, ज्योतिषी खगोल शास्त्री है, वरुचि व्याकरणज्ञ है, और वेताल भट्ट जादूगर, वेताल नाम ही ऐसा है कि शंकु वस्तुकार है, और छपनक ज्योतिषी है। तो नाम पे कुछ चलिए बनाते हैं, कुछ ट्रिक बन गया तो ठीक है, नाम ही से आपको पता चला होगा। जैसे पहले वेताल, आप वेताल है ये, तो वेताल मैंने होता है ना भूत, जादू वेताल करना, तो जादू करना है कि नहीं। विक्रम वेताल है, तो वेताल वही कर सकते हैं, वेताल एक जादूगर है, नाम से ही ये लग रहा है। धन्वंतरी तो एक आपको अवार्ड भी मिलता है, धन्वंतरी अवार्ड, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। कालिदास कवि हैं, ठीक है। अमर सिंह, तो अमर सिंह कोशकार हैं, और घट कपिश ये कूटनीतिक है, घटक कपिश मतलब घट करने वाला एवं घटाने वाला, मतलब कूटनीतिक करने वाला किसी के घर में जाकर। ऐसे ऐसे अब याद कीजिएगा, अपने अपने ट्रिक से, हम अपने मन से बोल दिए। अब अपना आपको आप कुछ आसान लगे तो और सही है, लेकिन ये नौ आपको याद करने लायक है। और नौ में से पूछ लेता है कि वह रुचि जो है किससे संबंधित है, वह से वर हो गया शुरू होता है, यह भी शुरू हो रहा है व्याकरण, यह रहा, तो ये सब ये देख लीजिए। शंकु, तो शंकु का चित्र आप देखें तो एक वस्तुकार ही बना सकता है, चित्रकार या वस्तुकार शंकु बना सकता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है, और कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, विकानिग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। पुस्तक की रचना की यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो बात करें, पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में हुआ, इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र व उज्जैनी विद्या के केंद्र था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक वीरशैव शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। अब बात करें कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की बात करें, 415 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बने, और विल्सर अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि ज्ञात होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा 623 मुद्राएं बयाना मिलती है, और कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। वही बात करें, सौलभद्र यहाँ बंगाली विद्वान थे। कुमारगुप्त ने यह महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण की। मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त वन की उपलब्धियों का उल्लेख है। बात करें, कुमारगुप्त ने कदम्ब वंश के शासक कुत्सवर्मन की पुत्री से शादी की। नोट में है कि स्कंदगुप्त के भीतरी लेख के अनुसार कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों की हार हुई। स्कंदगुप्त की यहाँ बात करें तो स्कंदगुप्त का शासनकाल देख लें तो 455 से 467 ईस्वी है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद जो है स्कंदगुप्त शासक बनता है, वह हुनों के आक्रमण जो होता है 458 ईस्वी का सामना करना पड़ता है। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के एक जूनागढ़ भित्री स्तंभ अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा। बात करें, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कार्य स्कंदगुप्त ने गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र
चक्रपालित को सौंपा था और चक्रपालित झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। द्वितीय शताब्दी के आसपास सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए करवाई। काहोम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य थी। पेशोवर्मन ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया। नोट: तोड़मन हुनों का शासक था जिसे मालवा के औलिकर राजा प्रकाश वर्मा ने हराया। जीवित गुप्त सेकेंड को देव वर्णाक अभिलेख है, वह गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त है। तो पूछ लेगा कि गुप्त वंश का अंतिम कौन है, विष्णु गुप्त, लेकिन प्रथम कौन है स्थापना करने वाला, श्रीगुप्त। वही बात करें कि चीनी यात्री शुंग यून 6ठी शताब्दी में भारत आया था और प्रशासन का सामंतीय ढांचा, हुन आक्रमण, उत्तरवर्णी गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना इत्यादि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण है। बात करें कि गुप्त शासकों की उपाधि श्रीगुप्त को, ये सब ये जरूरी है, ये लिख लीजिएगा कॉपी में, कुछ लिखें या नहीं लिखें, ये यदि आ गया पूछ दिया तो आप पछताने लगोगे नहीं याद रहा तो। और ये एक अच्छा सा है कि नोट्स बनाए हुए हैं कि आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो उपाधियाँ श्रीगुप्त की है वो महाराज और आदिराज कहा गया है। वही घटोत्कच को महाराज कहा गया है। चंद्रगुप्त को जो है प्रथम को महाराज धीराज कहा गया है, महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त पराक्रमांक कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, ठीक है, ऐसे पराक्रमांक तो नहीं होगा, कविराज पूछ देगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य। कुमारगुप्त का हो जाएगा महेंद्रादित्य और शक्रादित्य, दोनों है। स्कंदगुप्त है कर्मादित्य। तो यहाँ आपको दे देना है, लेकिन श्रीगुप्त का यहाँ महाराज दिया हुआ है तो पूछ लेता है कि प्रथम में कौन है। तो श्रीगुप्त आगे नाम लिए थे अपना सबसे पहले गुप्त वंश में। तो गुप्तकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा था, राजा राज्य व सेना का प्रधान था। गुप्त काल में अधिकारी वंशानुगत थे, उन्हें वेतन के रूप में नगद राशि व भुगतान भूमि दी जाती थी। प्रांतीय शासन की सुविधा के लिए राज्य को इकाइयों में बांटा गया। वही प्रांतीय शासक को गोप, उपरिक, महाराज, भौगिक, प्रांतपति व लोकपाल कहा जाता था। प्रांत दो प्रकार के हैं, सीमांत प्रांत प्रमुख गोपता, अवांतरिक प्रांत प्रमुख उपरिक महाराज। बात करें जिला प्रशासन, तो प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में बटा था। जिले को विषय भी कहते हैं। विषय के शासक को विषयपति, तनियुक्तक, कुमार मात्या व आयुक्तक कहते हैं। जिले के अधिकारी हैं विषय महतर, प्रथम कुलिक हैं, प्रधान शिल्पी, नगर श्रेष्ठी, प्रधान सेठ, प्रथम काष्ठ और प्रधान लेखक है सार्थवा हो गए आपके व्यापार समिति प्रमुख। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको नॉलेज के थ्रू है, लेकिन इतना नहीं आएगा। जो आएगा हम आपको बोल दे रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए। बात अब करते हैं ग्राम शासन। तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम की मुखिया ग्रामाध्यक्ष भोजक ग्रामिक कहते थे। देश मतलब राष्ट्रीय भुक्ति अवंती राज्य, ठीक है, ये विषय मतलब संभाग, विधि, जिला, पेठ, तहसील, ग्राम। तो ग्राम का सब जानते हैं। तो तहसील को पेठ होगा, जिला का विधि कहा गया है, संभाग का विषय, राज्य का अवंती, राष्ट्रीय देशीय बोल दीजिएगा। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारा मात्य कहा जाता है। और गुप्त काल में कुमारगुप्त की दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन व वायुपुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। चलिए शासन के विभाग पे चलते हैं। तो न्याय विभाग है ना, न्यायालय है, इस तरह पे भी आते रहते हैं प्रश्न, तो इसके बारे में अब जानते हैं। तो न्याय विभाग जो है आपका नारद स्मृति के अनुसार कुल श्रेणी गण जनता के न्यायालय तथा चौथा एक सरकारी न्यायालय था। न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। फयान के अनुसार अपराधों के लिए शारीरिक दंड की अपेक्षा अर्थदंड अधिक दिया जाता था और बार बार राजद्रोह करने पर जो है अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। प्रधान न्यायाधीश जो है राजा हो गया, मुख्य न्यायाधीश महादंड नायक हो गया। न्यायालय चार प्रकार के हैं, प्रतिष्ठित न्याय, स्थायी न्यायालय, अप्रतिष्ठित विशेष प्रयोजन न्यायालय और शासित राजा का सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रित प्राडविवाक न्यायालय राजा की अनुपस्थिति में। दीवानी और फौजदारी मामलों का विभाजन गुप्त काल में हुआ, हालांकि इसकी शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। आरक्षण विभाग हो गया आपका, आंतरिक शांति का व्यवस्था। सेना विभाग हो गया, मुख्य अधिकारी
संधि विग्रहिक महाबलाधिकृत हो गया, महापिलुपति हाथी सेना प्रधान, भटास्वपति घुड़सेना प्रधान, ये सब हो गया। गुप्तकालीन सिक्के पे बात करें तो स्वर्ण सिक्के यहाँ जो है हो जाएंगे दिनार। तो चंद्रगुप्त व कुमार देवी का स्वर्ण सिक्का प्रथम था। स्कंदगुप्त के समय वजन 144 ग्रीन और 1 स्वर्ण 16 रजत। ठीक है, और वही बात करें रजत रुपये और रूपक, तो ये सब वही है। तो चांदी का सर्वप्रथम चलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। वजन ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कौन चलाया ये ध्यान देना, वजन ये सब नहीं आता है। ठीक है, जैसे स्वर्ण सिक्के दिन आता, चंद्रगुप्त और कुमार देवी का स्वर्ण सिक्का प्रथम था। स्कंदगुप्त के समय इसका वजन ये सब क्या है कि है नहीं, लेकिन जानकारी ले ली आपको, यदि याद है तो पढ़ सकते हैं। मासक ताम्र सिक्के की यहाँ बात करें तो ये आपका सर्वप्रथम चलन रामगुप्त ने जो है किया था। मासक ताम्र सिक्के दरब चांदी तांबा का मिश्रित है, कुमार गुप्त प्रथम ने चलवाया था। ठीक है, गिफ्त काल में चला ये कहा जा रहा है। समुद्रगुप्त के सिक्के थे, वीणा वादक थे, ये सब थे। अश्वमेघ गरुड़ धनुर्धारी परशु ये सब लगे हुए थे। कृषि व राजस्व व्यवस्था पर आते हैं। अभी यहाँ चलिए बात करें कृषि और राजस्व व्यवस्था में। 30 काल में जो है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। अमरकोश में 12 प्रकार जैसे कि उर्वरा, मारू, सादला, देव, मातृका इत्यादि की भूमियों का वर्णन किया गया। भूमि कर 106 लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया गया था। वही बात करें करों की अदायगी दोनों की रूपों हिरण्यक और पे में की जाती थी। कुल्यवाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाई थी। बात करें प्रमुख कर, पहला भाग था आपका भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग, और दूसरा है उदंग तो 1 प्रकार भूमि है, और तीसरा भोग है आपका, ये है आपका राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट। परिकर भूमि कर हो गया। 5वां है भूतावात प्रत्याय विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर, और 6ठा है शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर, और 7वां है हलिवकर हलकर हलदंड हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा। तो बलात् श्रम जनता के लिए जाने वाला कर एवं राज्य की आय का स्रोत था, और विष्टि एक बेगारी कर था, बिना मजदूरी अब परिश्रम दिए गए कर कारखाना करवाना। भूमि के प्रकार क्षेत्र की बात करें तो भूमि के प्रकार क्षेत्र में खेती हेतु भूमि, वास योग भूमि, और खील जो भूमि जोती नहीं जाती, ये खील उसको कहा गया है। चारागाह पशुओं का चारा योग जो होता है चारागाह। अब देख लो अग्रहार हो गया, ब्राह्मणों को दान में दी गई, मतलब दान में आप कुछ देते हैं। कृषि भूमि पहले मिल जाती थी, अब तो कोई आपका देगा ही नहीं, अब कोई अपना खुद हो गया, पूजा करना शुरू हो गया है। अब तो खुद लोग अब ब्राह्मण बन गए हैं, कहीं कहीं हम देखे हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया था कि पहले आपको जो है कृषि भूमि दे दिया जाता था दान में, ये था पहले। अब ऐसा देने में सब हिचकिचा जाएगा, क्योंकि भाई इतना महंगा हो गया है कि अप्रहल बिना जोती हुई जंगली होता है। ये सब पहले कहा जाता था, इसके बारे में जो आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लें, लेकिन ऐसा नहीं पूछ लेगा कि अप्रहल क्या होता है। चारागाह तो चलिए बता दिएगा, अप्रहल अग्रहार ये सब नहीं पूछेगा, ये सब जो है ना। तो गुप्त शासकों ने भूमि दान परंपरा को विस्तारित किया। प्रभावती गुप्त जैसी रानियों का ब्राह्मणों की भूमि दान देने के लिए उदाहरण मिलते हैं। सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना भी प्रमुख विशेषता थी। इस काल के भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। बात करें कि कैसे शब्द का उपयोग जो है रेशम के लिए किया जाता था। गुप्तकालीन सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे, और गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है कन्नौज था। तो चलिए गुप्तकालीन साहित्य की अब बात करते हैं। तो यहाँ जो है कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, तो स्वर्ण युग किसको कहा गया है? गुप्त काल को कहा। किस लिए? तो कला और साहित्य जो है उसमें बहुत विकास में था, विकसित था, इसी कारण गुप्त काल को कहा गया है स्वर्ण युग। तो ऑप्शन में दे देता है कि स्वर्ण युग किसे कहते, गुप्त काल, ये सब जो आपको ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे जो है।
तो नोट्स में यहाँ दिया हुआ है कि धार्मिक साहित्य रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ है। बात करें गुप्तकालीन साहित्य व रचनाकार तो विशाखा दत्त के जो है आपके सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। विशाखा दत्त का है देवकी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस, तो ज़्यादातर मुद्रा राक्षस ही आता है। वही बात करें आर्यभट्ट का आपका जो है इसमें दार्शनिक सूत्र है, सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टीय है और आर्याष्ट शतक है, ये सब नहीं आएगा, आपका दार्शनिक सूत्र आया है। हाँ, भाई बात करें वराहमिहिर की यहाँ बात करें तो वराहमिहिर के यहाँ जो है आपकी बृहत संहिता जो है दिया हुआ है, लघु संहिता, ये आपका सही है। लेकिन ऊपर से कौन कौन है देख लें तो योग माया है, पंच सिद्धांतिका है, भास्कराचार्य की यहाँ बात करें तो बृहद भास्कर्य है, लघु भास्कर्य है। ब्रह्मगुप्त की यहाँ बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त के जो है ये रचनाकार जो कि साहित्य है इनका है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का मूल और खंडन, ध्यान ग्रह। भास्कराचार्य द्वितीय हैं, उनका है आपका लीलावती सही रहेगा, गणित के लिए पूछ भी सकता है, और सिद्धांत शिरोमणि। कालिदास को तो बहुत है, अभी शकुंतलम है, ऋतु संहार है, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब आपका आएगा। महाकवि भास का है, चारुदत्त है, स्वप्नवासवदत्ता, अरुभंग। बात करें डांडी, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, काव्य दर्शन। सिद्धेश्सेन है, न्यायावतार है, असंग वह वसुबंधु हैं, योगाचार, पल कान्वे हैं, हस्ती, आयुर्वेद, ठीक है। ऐसे भी ले लेते हैं, डंडी होंगे, डंडी नहीं हुआ था, 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी, काव्य दर्शन। बाणभट्ट हो गया, अष्टांग अध्यय आता है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये तो फेमस ही है भाई, ये अभी भी आ जाएगा एकदम, इसका कोई लेना नहीं है। चंद्र गोमी है, चंद्र व्याकरण है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, चरक चरक संहिता, सुश्रुत सुश्रुत संहिता, भारवी, किरातार्जुनीयम, कामानंदक, नीतिसार, अमर सिंह, अमरकोश, ठीक है। ये सब जो है अपना पढ़ के रहिएगा। यहाँ बात है कि शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक है मृच्छ कटकम में धनी व्यक्ति व्यापारी एवं गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है यहाँ मृच्छ कटकम में। तो गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी हैं और किनको क्या कहा गया, किस पद पे है, तो ये आपको जानना भी जरूरी है। इनसे भी आते हैं प्रश्न, जैसे महादंड नायक युद्ध है और न्याय विभाग है, तो विभाग ऐसे विभाग से आप पकड़ सकते हो कि अच्छा ये है, जैसे कि महादंड नायक, दंड देगा नायक जो न्याय विभाग करेगा। महाअक्षवटनिक अभिलेख है, महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महास्वपति तो उसमें सेना का प्रधान है, महान है तो भाई होगा ही, है कि नहीं। महादंड पार्षिक तो पुलिस विभाग है, जो जो आपको लगे कि ये नहीं हो रहा तो ये लिख लीजिएगा। अग्रहारिक दान विभाग, रणभंडागारिक सेना को रसद आपूर्ति, मता प्रतिहार, राजमहल रक्षकों का प्रधान, कार्णिक छोटे स्तर के अधिकारी हो गए आपके। महाभंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी हो गया। वही बात करें महाबलाधिकृत हो जाएगा सैनिक अधिकारी, और महापिल्लुपति हो जाएगा गज सेना प्रधान हो जाएगा। महासंधि विग्रहिक हो जाएगा युद्ध हुआ शांति मंत्री। बात करें विनय स्थिति स्थापक आपके धार्मिक प्रधान, ध्रुवाधिकरण कर वसूलने वालों का प्रधान। वही बात करें प्रतिहार हो जाएगा अंतःपुर रक्षक, ठीक है। चाट फाट ये बहुत ज़्यादा है नहीं, जो सब आएगा नहीं, लेकिन इतना एक दो मेन जो आता है डेली आता है, वही था, ऊपर में ही था आपका। तो चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। क्योंकि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति से संचालित होता है, और प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों को श्रेणी कहा जाता है, जो वेतन, काम करने के लिए नियमों, मानकों व कीमतों को स्वयं सुनिश्चित करते थे। इनका अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। कुमार गुप्त जो है द्वितीय के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में गुप्तकालीन वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों का कायस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख जो वो है आपका याज्ञवल्क्य ने किया है। चांदी के सिक्के जो है रूपक का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। तो प्रथम सस्ती होने के प्रमाण की बात करें, साक्ष्य की बात करें,
510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें कि गोपराज, ये जूम कर देते हैं आपके लिए, तो जिसमें कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्याओं को गणिका व वृद्ध वेश्याओं को कुटुनी कहा जाता था। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों व मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया है। गुप्त शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। गुप्त काल भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व व भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। नगरों का क्रमिक रूप से पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। इसमें नर नारायण, तपस्या व गजेंद्र मोक्ष का दृश्य दर्शाया गया है। तो यहाँ वाकाटक वो राजवंश में आते हैं। ये सबसे भी बहुत प्रश्न आएंगे। ये सब वंश के बारे में बहुत सारे वंश ऐसे हैं कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुष्पभूति वंश हो गया, वर्धन वंश है, उसी आगे क्या है सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। बस क्या करना है, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, तो आगे वाकाटक वंश शुरू करेंगे। और आप लोग क्योंकि मेरे चैनल पे को है शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और इस चैनल पे जो है ये ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं तो कोई खास बिहार एसएससी के लिए है, नहीं। आप क्यों ना एसएससी की तैयारी कर रहे हो या लाइब्रेरियन की भी तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाली है वैकेंसी, तो जीके तो आना कन्फर्म है, ये आपको पता ही होगा। एनटीपीसी हो गया, किसी भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हो, यदि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखें और रिवीजन भी ज़रूर करें, ठीक है। तो वो चलिए शुरू करते हैं। वाकाटक तो तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश जो है सर्वाधिक सम्मानित और संस्कृति है, ठीक है। मतलब ये वाकाटक वंश के यहाँ जो है बात करें, ये दक्षिण में साउथ में क्या है, तो आगे कौन कौन वंश आएंगे सब दिखाते हैं आपको। तो वाकाटक वंश विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण एवं मूल निवास बरार जो है विदर्भ है। इस शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में जो है किया गया है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, अब ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। इनका प्रवीर के नाम से उल्लेख मिलता है। वाकाटक साम्राज्य की शाखा है। प्रधान शाखा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 तक रहा। वही बासिम जो है शाखा ये सर्वसेन का है। ये प्रवरसेन के पुत्र है सर्वसेन जो 330 ईस्वी के काल का रहा। और पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ जो है, एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे भगवान विष्णु व विष्णु के उपासक थे। वही रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन ने द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है, जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 4 बार ने राज्य पर विजय हेतु इस संबंध को स्थापित किया कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों जो हैं दिवाकर सेन व दामोदर सेन का संरक्षण व शासन प्रभावती गुप्त ने संभाला। यह विश्व की प्रथम महिला शासिका थी। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल जो है फिर कलाया। तो ये आगे चलिए दिखाते हैं आपका कि सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना जो है ये प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। और बालाघाट व अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा जाता है। और हरिसेन वाकाटक वंश का एक वासिम शाखा का सर्वशक्ति शासक था। वाकाटक राजवंश के बाद दक्षिण भारत में चालुक्यों का शासन स्थापित हुआ।
वही बात करें संस्कृति की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास जो है वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास कुछ दिन प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में रहे एवं वह धर्मी शैली में मेघदूत लिखा। अजंता के 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ। चलिए अब यहाँ जो है अब बात करते हैं पुष्प भूति वंश की बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, बहुत ज़रूरी भी है इनके बारे में। तो पुष्पभूति वंश, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 21 लेसन आपका जो है हो चुका है और 21 दिन भी नहीं हुआ है। तो बताइए इतना जल्दी कोई करवाएगा भी नहीं, आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन भी नहीं लेना है आपको, बस रिवीजन करते जाना है। सुनिए रिवीजन जितना करना याद कीजिए, ऐसा नहीं कि आप वहाँ मत चले जाइए जहाँ एक लेसन कंप्लीट करने में उनको जो है 3-4 वीडियो लगता हो। नहीं, आपको यदि पढ़े हुए तो बोल रहे हैं यहाँ जिनको जो है फुल मतलब शुरू से पढ़ाई करना है, अभी ये बुक नहीं छुए तो आप पढ़ के आइए। और क्या, ये भी हम आपको बोल रहे हैं जो कोर्स लें वो कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस बुक को जब लें तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसको देख लें, एक किताब से पढ़िएगा, एक यूट्यूब से पढ़िएगा, तो आप ही के लिए बेस्ट रहेगा कि आप जल्दी आपका टाइम बचत होने वाला है। क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा किताब से तो कुछ ना कुछ, जो यहाँ हम 1 घंटा में आपको 4 लेसन करवा रहे हैं, आप वहाँ 1 घंटा में 1 लेसन भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो टाइम यहाँ मेन ना भी टाइम है। तो किस लेसन पर आ गए, पुष्पभूति वंश पर आ गए। तो गुप्त वंश के पतन को लेकर बात करें, आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्पभूति, उज्जैन और कन्नौज के मौखरी एवं वल्लभी के मैत्रक राज्यों का शासन रहा। और गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्पभूति ने हरियाणा के अम्बाला जो थानेश्वर में पुष्पभूति राजवंश की स्थापना की। और वही पुष्पभूति वंश जो है 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिसमें कि 2 पुत्र राज्यवर्धन 605 ईस्वी एवं हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी और पुत्री राजश्री थी। तो राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन से हुआ। तो चलिए यहाँ बात करें, प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया और मालवा के शासक देव ने गौड़ शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मा की हत्या कर दी और शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन बात करें उपाधि मगध राज, 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में राजधानी कन्नौज को बनाया गया क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। और हर्ष ने शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर अधिकार किया और हर्ष का जो है प्रधान सचिव भंडी था। तो हर्ष के समय असम का शासक भास्कर वर्मन था। बात करें चालुक्य की, तो चलिए इसको लास्ट रखते हैं और फिर उसके बाद फिर आपको आगे ले जाएंगे क्योंकि अब लास्ट पेज है, फिर उसके बाद फिर पीडीएफ जो है बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बात है चालुक्य यहाँ पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आप आराम से सुनते रहें, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हार पराजित हुई और यह जानकारी जो है रवि कृति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री जो है हिमसांग आता है, बौद्ध ग्रंथों का तलाश व बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने में भारत आता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में चीनी दूत आए थे। हिमसांग भारत स्थल मार्ग से आया, वह स्थल मार्ग से ही वापस गया और हर्ष के पूर्वज शिव व सूर्य के उपासक थे। परंतु चीनी यात्री हिमसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया और वह स्वयं पूर्ण बौद्ध बना। हिमसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और दक्षिण भारत यात्रा भी की। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख किया है। हिमसांग के जो है भारत यात्रा जो है हर्षवर्धन के समय में सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। हिमसांग ने हर्ष के समय राजस्थान के भील मार्ग की भी यात्रा की।
हेमसांग को शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। और बात करें चीनी यात्री जो हेमसांग की यात्रा का वृत्तांत सी युकी कहलाता है। और व्हीली ने हेमसांग की जीवनी लिखी और इसके अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावती व प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की जो है रचना की। तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी एवं चंडी शतक की रचना की और बाणभट्ट के गुरु भर्तृ थे। हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता हुआ महामोक्ष परिषद में हेमसांग ने भाग लिया था और एवं कन्नौज में 6ठी महामोक्ष में जो है हेमसांग भाग लिया था और कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन किया गया। वह अध्यक्ष हेमसांग को बनाया, किंतु हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था और हर्ष का महासेनापति सिंहनाथ था। वह हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग भूमिकर, ठीक है, बलि और हिरण्यक। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र मतलब जल यंत्र हो गया का वर्णन है। हर्षवर्धन के अधिकारी के बारे में जान लें, क्योंकि कभी कभी ये सब पूछ लेगा। जैसे अवंती हो गया तो शांति व युद्ध के मंत्री, कुंतल अश्वसेन का प्रधान अधिकारी, अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री हो गया, स्कंदगुप्त दास सेना का मुख्य अधिकारी, उपरिक भोक्ति का प्रशासक सिंहनाथ मुख्य सेनापति, महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी, दंडपारसिक पुलिस अधिकारी और बृहदेश्वर हो गया अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। तो चल ठीक है, यहीं तक रखते हैं। लगे रहिए मेरे चैनल से, जुड़े रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। करते हैं पुष्पभूति वंश की बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, बहुत ज़रूरी भी है इनके बारे में। तो पुष्पभूति वंश, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 21 लेसन आपका जो है हो चुका है और 21 दिन भी नहीं हुआ है। तो बताइए, इतना जल्दी कोई करवाएगा भी नहीं, आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन भी नहीं लेना है आपको, बस रिवीजन करते जाना है। सुनिए, रिवीजन जितना करना याद कीजिए, ऐसा नहीं कि आप वहाँ मत चले जाइए जहाँ एक लेसन कंप्लीट करने में उनको जो है 3-4 वीडियो लगता हो। नहीं, आपको यदि पढ़े हुए तो बोल रहे हैं, यहाँ जिनको जो है फुल मतलब शुरू से पढ़ाई करना है, अभी ये बुक नहीं छुए हैं, तो आप पढ़ के आइए। और क्या, ये भी हम आपको बोल रहे हैं, जो कोर्स लें वो कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस बुक को जब लें तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसको देख लें, एक किताब से पढ़िएगा, एक यूट्यूब से पढ़िएगा, तो आप ही के लिए बेस्ट रहेगा कि आप जल्दी आपका टाइम बचत होने वाला है। क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा किताब से तो कुछ ना कुछ, जो यहाँ हम 1 घंटा में आपको 4 लेसन करवा रहे हैं, आप वहाँ 1 घंटा में 1 लेसन भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो टाइम यहाँ मेन ना भी टाइम है। तो किस लेसन पर आ गए, पुष्पभूति वंश पर आ गए। तो गुप्त वंश के पतन को लेकर बात करें, आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्पभूति, उज्जैन और कन्नौज के मौखरी एवं वल्लभी के मैत्रक राज्यों का शासन रहा। और गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्पभूति ने हरियाणा के अम्बाला जो थानेश्वर में पुष्पभूति राजवंश की स्थापना की। और वही पुष्पभूति वंश जो है 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिसमें कि 2 पुत्र, राज्यवर्धन 605 ईस्वी एवं हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी और पुत्री राजश्री थी। तो राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन से हुआ। तो चलिए यहाँ बात करें, प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया और मालवा के शासक देव ने गौड़ शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मा की हत्या कर दी और शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन बात करें उपाधि मगध राज, 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में राजधानी कन्नौज को बनाया गया, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। और हर्ष ने शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर अधिकार किया।
और हर्ष का जो है प्रधान सचिव भंडी था। तो हर्ष के समय असम का शासक भास्कर वर्मन था। बात करें यहाँ चालुक्य की, तो चलिए इसको लास्ट रखते हैं और फिर उसके बाद फिर आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो लास्ट पेज है। फिर उसके बाद फिर पीडीएफ जो है बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बात है चालुक्य यहाँ पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आप आराम से सुनते रहें, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हार पराजित हुई, और यह जानकारी जो है रवि कृति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री जो है हिमसांग आता है, बौद्ध ग्रंथों का तलाश व बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने में भारत आता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में चीनी दूत आए थे। हिमसांग भारत स्थल मार्ग से आया, वह स्थल मार्ग से ही वापस गया। और हर्ष के पूर्वज शिव व सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री हिमसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया और वह स्वयं पूर्ण बौद्ध बना। हिमसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और दक्षिण भारत यात्रा भी की। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख किया है। हिमसांग के जो है भारत यात्रा जो है हर्षवर्धन के समय में सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। हिमसांग ने हर्ष के समय राजस्थान के भीन मार्ग की भी यात्रा की। हिमसांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। और बात करें चीनी यात्री जो हिमसांग की यात्रा का वृत्तांत इसी युग की कहलाता है। और व्हीली ने हिमसांग की जीवनी लिखी और इसके अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावती व प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की जो है रचना की। तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी एवं चंडी शतक की रचना की और बाणभट्ट के गुरु भर्तृ थे। हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता हुआ महामोक्ष परिषद में हिमसांग ने भाग लिया था और एवं कन्नौज में 6ठी महामोक्ष में जो है हिमसांग भाग लिया था और कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन किया गया। वह अध्यक्ष हिमसांग को बनाया, किंतु हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था और हर्ष का महासेनापति सिंहनाथ था। वह हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग भूमिकर, ठीक है, बलि और हिरण्यक। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र मतलब जल यंत्र हो गया का वर्णन है। हर्षवर्धन के अधिकारी के बारे में जान लें, क्योंकि कभी कभी यह पूछ लेगा। जैसे अवंती हो गया तो शांति व युद्ध के मंत्री, कुंतल अश्वसेन का प्रधान अधिकारी, अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री हो गया, स्कंदगुप्त दास सेना का मुख्य अधिकारी, उपरिक भूक्ति का प्रशासक सिंहनाथ मुख्य सेनापति, महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी, दंडपारसिक पुलिस अधिकारी और बृहदेश्वर हो गया अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। तो चल ठीक है, यहीं तक रखते हैं। लगे रहिए मेरे चैनल से, जुड़े रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।